गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अपन काफ़ी टाइम से जेंडर इश्यूज़ पे बातें कर रहे हैं, जेंडर से संबंधित बात कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग दी जा रही है, एक आपको प्रभावी शिक्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रभावी शिक्षक बनाने के लिए आवश्यक है कि उसको अपने उद्देश्यों के बारे में ज्ञान हो। आज अपन शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है कि किसी भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले उसे अपने उद्देश्य को निर्धारित करना आवश्यक है। उद्देश्य निर्धारण का तात्पर्य है कि जब भी वो कक्षा में विषय वस्तु पढ़ाने के लिए जाता है तो पहले वह योजना बनाए कि उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या समझाना है, कैसे समझाना है, किस विधि से पढ़ाना है। इस तरीके से कई सारी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है और एक निश्चित उद्देश्य बनाया जाता है कि आज मुझे इतना विद्यार्थियों को समझाना है जो कि उसे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कक्षा में कई सारी क्रियाएं करता है। तो शैक्षिक उद्देश्य के बारे में जानने के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित किया जाए। किसी भी विषय में उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद शिक्षक को एक दिशा निर्देश मिलता है कि उसको क्या करना है। B.S. ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 पक्षों में विभाजित किया है। सीखने के उद्देश्यों का संबंध विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन से होता है। व्यवहार परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इससे पूर्व मैं ये बताना चाहूँगी व्यवहार परिवर्तन। यहाँ पर व्यवहार परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि जब भी कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाता है तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, और उद्देश्य पूर्ति के लिए जब शिक्षण कार्य करता है तो वह पूर्व ज्ञान से संबंधित शिक्षण कार्य करता है। पूर्व ज्ञान से संबंधित का मतलब है जो विषय वस्तु वो पढ़ाता है उस विषय वस्तु के जो पूर्व ज्ञान है उससे कोरिलेट करते हुए, उससे संबंधित करते हुए उसको आगे नवीन ज्ञान की ओर विद्यार्थियों को ले जाता है। तो व्यवहार परिवर्तन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पहले उसको उस ज्ञान के बारे में सूक्ष्म ज्ञान था, लेकिन जैसे जैसे वो शिक्षण प्रभावी करता है और जैसे जैसे वो शिक्षण करता है वो ज्ञान और अधिक बढ़ता जाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है कि पहले उसको उसके बारे में कम जानकारी थी, लेकिन धीरे धीरे जब शिक्षण कार्य खत्म होता है तो उस ज्ञान में अधिक वृद्धि होती है। तो हम शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, इसका संबंध सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से होता है। अधिकांश शैक्षिक क्रियाओं द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति कर दी जाती है, यानी कि जो भी विषय वस्तु हम पढ़ाते हैं उस विषय वस्तु से संबंधित जितने भी सूचनाओं का हम ज्ञान देते हैं, जो तथ्य बताते हैं, वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है, जो कि मस्तिष्क से संबंधित होता है। दूसरा है भावात्मक। जैसा कि नाम से विदित है, इसका संबंध रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास से है। यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि जो भी विद्यार्थियों के भाव है उस भावों से, जो विषय वस्तु है उसके भावों से संबंधित उद्देश्य है वह निर्धारित किया जाता है। तीसरा है क्रियात्मक। इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल का विकास से है। इस उद्देश्य का संबंध व्यावसायिक प्रशिक्षण से होता है। जैसे कि क्रियात्मक है, यानी कुछ क्रिया करते हैं। जब हम क्रिया करते हैं तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन को काम में लेते हैं, यानी कि हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, हम उंगलियों को भी काम करते हैं। तो जब हम क्रिया करते हैं तो कौशलों का विकास होता है, इसलिए हम इसको क्रियात्मक पक्ष से संबंधित कहते हैं। अब पहला पढ़ेंगे ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है। 6 में कौन कौन से है? ज्ञान, अवबोध या बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान छात्रों के प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण की क्रियाओं को तथ्यों, शब्दों, नियमों, सिद्धांतों की मदद से विकसित किया जाता है। तात्पर्य क्या है? प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यास्मरण का मतलब है रिकॉल करना और रिकॉग्निशन करना। यानी कक्षा में जब टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद जब मूल्यांकन के लिए हम यह देखते हैं कि विद्यार्थी को कितना समझ में आया है, और जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का उत्तर यदि विद्यार्थी एज इट इज़ जो टीचर बताता है वैसा कि वैसा ही वो अगर आंसर देता है, शब्द का इधर भी हेर फेर नहीं करता है, बिल्कुल रटा रटाई जिसको अपन कहते हैं वो आंसर देता है, तो हम कहते हैं कि उसने रिकॉल किया है, उसने याद किया है। किसी वस्तु को हम दिखाते हैं तो हम कहते हैं इसकी पहचान की है।
तो जो रिकॉल और रिकॉग्निशन से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो पूरी करते हैं, वो होता है ज्ञान से संबंधित उद्देश्य। दूसरा है बोध। बोध का तात्पर्य क्या है? जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो यह प्रयास किया जाता है शिक्षक का कि उस विषय वस्तु को समझा जाए। यानी अगर हमें, जैसे मैंने बल की परिभाषा दी है, तो बल की परिभाषा यदि विद्यार्थी एज इट इज़ किसी के अनुसार, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार या किसी वैज्ञानिक के अनुसार बताता है तो हम उसको रिकॉल कहेंगे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे रटा रटाया जवाब नहीं दे पाता है, वह अपने शब्दों में देने का प्रयास करता है, वह उसकी खुद ही उसका स्पष्टीकरण करता है, खुद ही उसकी व्याख्या करता है, तो वह अवबोध। अवबोध का मतलब है उस ज्ञान को, उसको समझ विकसित हो गई है, और समझ विकसित होने के बाद वह उसका अनुवाद भी कर सकता है, वह उसकी व्याख्या भी कर सकता है, उल्लेख भी कर सकता है, और कई बार किसी दो में अंतर भी स्पष्ट कर सकता है। तो इसको हम कहेंगे बोध से संबंधित उद्देश्य। तीसरा है प्रयोग। जो भी छात्र ज्ञान प्राप्त करता है, जो भी वह ज्ञान को समझता है, जो भी अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको व्यवहारिक जीवन में प्रयोग लाता है। जैसे अगर मैंने कक्षा में आलू के पराठे बनाना सिखाया है, वह घर जा कर के अगर दाल का पराठा बनाता है, इसका मतलब क्या है? जो मैंने सैद्धांतिक ज्ञान कक्षा में दिया है उसका व्यवहारिक जीवन में उसने उपयोग में लाया है। तो इससे संबंधित जो उद्देश्य होता है उसको हम प्रयोग कहते हैं। तीसरा है विश्लेषण और चौथा है संश्लेषण। विश्लेषण और संश्लेषण आपस में दोनों कोरिलेट है। विश्लेषण का मतलब है तथ्यों को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करना, और संश्लेषण का मतलब है उन छोटे छोटे घटकों को मिलाकर के एक नवीन रूप से व्यवस्थित करना। उदाहरण के लिए, जैसे मैं कहती हूँ अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जो भी कोई खट्टी वस्तुएं हैं, जैसे नींबू है, आंवला है, तो अपन क्या कहेंगे भाई इन खाद्य पदार्थों में एसिड होता है, अम्ल होता है। अब विश्लेषण होगा तब तो हम क्या करेंगे कि हम उनको कहेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, और ये छोटी छोटी वस्तुएं उनको चखाएंगे, फिर कहेंगे बताओ अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो खट्टे हैं, क्योंकि जो अलग अलग घटक है उस अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, ये एक नियम है, उस नियम को विभिन्न घटकों में बांटा है। और तब हम इन सारी खट्टी चीज़ों को बता करके लास्ट में एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं कि बताओ अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो वो चख करके बताएगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये उसका संश्लेषण किया है। लास्ट है मूल्यांकन। यह शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि इसी से ही हम यह समझ सकते हैं, या शिक्षक यह समझ सकता है कि जो मैंने विषय वस्तु पढ़ाई है क्या वह उसे समझ में आया है कि नहीं। जैसा कि मैं पहले लेसन प्लान में बता चुकी हूँ, पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न इसीलिए पूछा जाता है ताकि जो विषय वस्तु कक्षा शिक्षण में पढ़ाया गया है क्या विद्यार्थियों को समझ में आया है अथवा नहीं। अगर पहले दिन आ जाता है तो वह उसके हिसाब से आगे दूसरे दिन प्लानिंग करता है, और नहीं आता है तो वह अपने शिक्षण विधियों में और विभिन्न कौशलों में परिवर्तन करता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। पाठ्य वस्तु के नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो हमने ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित 6 उद्देश्यों के बारे में पढ़ा है: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, जो कि मस्तिष्क से संबंधित होता है। दूसरा है भावात्मक, जैसे कि भाव से संबंधित है। भावात्मक में क्या है? ग्रहण करना है, अनुक्रिया करना है, वैल्यू अनुमूल्यन करना है, उसका व्यवस्थापन करना है, और मूल्य समूह का विशेषीकरण करना है। जो भी कक्षा में पढ़ाया जाता है उसके भावों को ग्रहण किया जाता है, उनको ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त की जाती है, और जो प्रतिक्रिया होती है उसके मूल्यों को भी समझाया जाता है। फिर ज्ञान को व्यवस्थित करके उसको संगठित किया जाता है, और लास्ट में छात्राओं द्वारा उच्च मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। तो भावात्मक उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की अभिवृत्ति है या उनकी रुचि है, अभिरुचि है, उससे संबंधित जो भी विषय वस्तु हम पढ़ाते हैं उससे संबंधित जो उद्देश्य निर्धारित करेंगे वो भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ, इस पक्ष का संबंध भिन्न भिन्न प्रकार के गत्यात्मक कौशल यानी साइकोमोटर स्किल के विकास से संबंधित है। इस कौशल का अभिप्राय मांसपेशियां और आंगिक गतियों को किसी उद्देश्य के निमित्त नए प्रतिमान संगठित करना है। जैसे कुकिंग के अंतर्गत है, लॉन्ड्री के अंतर्गत है, होम मैनेजमेंट है,
यानी घर के व्यवस्थापन में है, सिलाई से संबंधित है। इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम कौशलों का विकास करते हैं उससे संबंधित क्रियात्मक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि जो भी शिक्षण कार्य किया जाए उसमें जो हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं वो तीनों से संबंधित है। नहीं, जो विषय वस्तु पढ़ाते हैं उसकी जो प्रकृति है उसको ध्यान में रखते हुए उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। जैसे हिंदी विषय है तो हिंदी विषय में चूँकि भाव आते हैं, कविताएं हैं, कहानी है, उसमें रुचि होती है, भाव से संबंधित होता है, तो उसमें हम भावात्मक उद्देश्यों से संबंधित करेंगे। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम करवाते हैं तो उसमें क्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित है। और जहाँ पर लगता है कि विषय वस्तु को सिर्फ याद करना है, समझना है, अंतर स्पष्ट करना है, तो वो सब ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक को इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके।